नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं पढ़ो उत्तराखंड। वन विभाग के फील्ड कर्मचारी को वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता मिलने का फैसला लिया गया है। शासन ने इस आदेश को जारी किया है। वन क्षेत्राधिकारी और उप वन क्षेत्राधिकारियों को अब 3,000 रुपए का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले 15,000 रुपए था। वहीं वर्दी धुलाई भत्ते को देरी से मिलने का बात की गई है। वन क्षेत्र अधिकारी अब 300 रुपए और अन्य फील्ड कर्मचारियों को 200 रुपए प्रति माह धुलाई भत्ता मिलेगा। ये निर्णय कर्मचारियों की लंबी मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है। एक्सरसाइज राम पहाड़ पर वेटरन कमांडर JOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया ने कहा, हमारा परफॉर्मेंस राम डिवीजन पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है। ये डिवीजन खरगा क्रॉप्स का हिस्सा है, जो हमारे वेटरन कमांडर का एक अटैक परफॉर्मर है। डिवीजन के मकसद पाकिस्तान इलाके में घुसना, दुश्मनों को खत्म करना और वहां से ऑब्जेक्टिव्स का कब्जा करना है। इसलिए ये पूरी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज उसी मकसद को पाने के लिए हो रही है। आज का युद्ध काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। टेक्नोलॉजी को युद्ध काफी इंस्ट्रक्टिंग बन गया है और सभी प्लेटफॉर्म, ट्रैक, एयरक्राफ्ट सभी युद्ध का हिस्सा है। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी अब इंस्पेक्टर के बावजूद सबसे जरूरी चीज ट्रेनिंग है। कम लफ्जों में आप लोगों को बतलाऊंगा, हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। और ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, BMPs, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। रबरा के प्रधानाचार्य ने थाना सटल को सूचना दी है कि स्कूल के पास खेलते समय बच्चों को जंगल से संदिग्ध पदार्थ दिखाई दिए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 161 जेंटिस का रॉड बरामद किया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्पाइक टीम ने बुलाया गया, जिसने की सस्पेंड कलेक्टर किया है। 7 सटल में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। SSP अल्मोड़ा ने जमानत पे अपील की है। अफरा तफरी में ध्यान दिया है। जांच के सामने तथ्य अवगत कराए जाएंगे। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मानीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में BDS को भी वहां पर बुलाया गया है। BDS ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर। और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है। उसमें टीमें अपना काम कर रही है। सर्दियों के सीजन में बढ़ोतरी यातायात दबाव को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर में कुछ मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंधन लगा दिया है। SSP देहरादून ने निर्देश के अनुसार दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ISBT के कागरी चेक, बाईपास, हरिद्वार रोड, सिरपना पुल और जोगीवाला तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। ये कदम आज जनता को होने वाले यातायात कठिनाइयों को
कम करने के लिए सुचारू संचार के लिए उठाया गया है। पुलिस ने जनता का सहयोग की अपील की बात कही है और ये यातायात का कदम स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी लिया गया है। शिवान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय की एक बैठक भी थी और जिसमें ट्रैफिक को लेकर काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए। तो देखा गया कि चूँकि अभी ये हमारा शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे हमारे वेडिंग पॉइंट्स हैं जो ऑन रोड ही हैं और ऑन रोड होने के कारण जो है आप जन को भी असुविधा होती है और जो शादी ब्याह में जो भीड़ आती है उसको भी असुविधा होती है। इसको देखते हुए 2 से रात्रि 9 बजे तक का एक रखा गया है कि जो हैवी ट्रैफिक जो हमारे बाईपास पर है या जो है हाईवेज़ पर है उनको अलग अलग स्थानों पर रोका जाएगा, जिससे कि शहर में या शादियों के समय जो दिक्कतें रहती हैं, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हल्द्वानी में आज सिख फेडरेशन द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की बड़ी संख्या में युवाओं में और समाज सेवियों में रक्तदान किया। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री शंकर कांगरा भी इस अवसर पर विशेष रूप से शामिल हुए। मंत्री शंकर कांगरा ने ब्लड डोनेटर से बातचीत की और उसका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया है और उनका त्याग आज भी हमें सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रक्तदान गुरु साहिब जी के त्याग और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का उत्तम माध्यम है और शिविर में जरूरतमंदों की सहायता करने और युवाओं को मानव सेवा के लिए प्रेरित करना है। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं सालाना पर जो पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के अंदर भी विविध कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी बीच में भी कार्यक्रम हुए थे और हल्द्वानी के अंदर सिख फेडरेशन जो कि यूथ का एक क्लब है और जितने भी सिख युवा साथी हैं, इन्होंने पिछली बार भी सिख फेडरेशन के नाम पे मतलब उन लोगों ने सबने मिल करके 150 से अधिक लोगों ने यहाँ रक्तदान किया था। आज भी यही कार्यक्रम हर साल इनका लगातार होता है। इसके लिए मैं हल्द्वानी के सिख फेडरेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगामी समय भी युवाओं के बीच में एक नए नेतृत्व के रूप में काम करने के लिए सिख फेडरेशन काम करता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें जो शहीदी पर्व को समर्पित एक रक्तदान शिविर का आयोजन श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में सिख फेडरेशन द्वारा किया गया है। इस आयोजन में हमें हल्द्वानी के जो युवा है, हमारे साथी है और बुजुर्ग भी है, उनका भी बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है। सुबह 9 बजे से हमने कैंप शुरू किया था। सुबह 9 बजे से लोगों ने आ रहे हैं और लगातार कैंप चल रहा है। और देखिए, आज का जो दिन है, ये जो हमारे गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, उसको याद करने का दिन है। किस तरह एक धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनको हम इस जो शिविर है, हम शिविर के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं। और हम हल्द्वानी के युवाओं से ये भी अपील करता हूँ कि आप इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, इनमें बढ़ चढ़ के भागीदारी कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ संदेश दे सकें। बेसिकली देखिए सर, जो हमें ये रक्तदान शिविर का जो आइडिया आया है, ये बेसिकली अपने गुरुओं की सेवाओं से आया। जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु थे। लोगों के लिए समाजी तौर पर लोग हिंदी की चादर कहते थे उनको, तो पूरे हिंदी की रक्षा करते थे। तो इसी विषय से हमने इस ब्लड डोनेशन कैंप का आया कि हम भी लोगों की सहायता कर सकें, इस ब्लड के डोनेशन के कार्य से कहीं लोगों की सहायता कर सकें। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदवालिया ने पार्टी कार्यक्रम को गतिविधि को सक्रिय बनाने के लिए देश में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने हाल ही में कार्यक्रम के विभिन्न कक्षों में निगरानी किया और वरिष्ठ नेताओं को उपस्थिति बनाने की बात की है, सुधार पे उपलब्ध कराने की बात की गई है। उनका मानना है कि जब कार्यक्रम में हलचल बढ़ेगी तो कार्यकर्ताओं, आम लोगों में आवाजाही भी बढ़ेगी। उनका उद्देश्य पार्टी के मुख्य नेताओं को कार्यक्रम में उपस्थित रखना है ताकि सक्रिय और संवाद सक्षम बना रहे। मुझे लग रहा है कि हमारे ऑफिस तक आपकी पहुंच बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये हमने कल अपने 2-4-6 लोगों के साथ ये बैठकर मुआयना किया कि कौन सा कमरे किस हालत में है। और ये आप मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मेरी इच्छा है कि यहाँ की चहल पहल बढ़े। मेरी इच्छा है कि हमारे बड़े नेता जब यहाँ बैठेंगे तो कोई गणेश गोदवाल से मिलने आएगा, कोई हरीश रावत जी से मिलने आएगा, कोई प्रीतम सिंह जी से मिलने आएगा, कोई करण मेहरा जी से मिलने आएगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी हैं, कोई उनसे मिलने आएगा, कोई हरक सिंह जी से मिलने आएगा, हरीश रावत जी से मिलने आएगा। मतलब सभी लोग
सब लोग एक ही दिन भी बैठ नहीं सकते हैं, कभी कभी एक दिन में भी बैठेंगे, कभी कभी हम इधर उधर रहेंगे तो दूसरे लोग आकर बैठेंगे। तो मैंने ये सुनिश्चित किया है कि सब लोगों के बैठने का स्थान सुनिश्चित रहे, इसलिए सब लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबको यहाँ पर स्थान दे सकूँ। तो अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सभी नेतागण यहाँ पर आएँ और यहाँ हमारे कांग्रेस कार्यालय की शोभा बढ़ाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवर के हमलों को बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण भी डर रहे हैं और चिंता का माहौल बना हुआ है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चंदेश्वर रमन ने इसे दुखद बताते हुए कहा है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। विभाग और अधिकारी सुरक्षा इंतजामों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी इसे गंभीरता से लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्त रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुखद है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी को भी नुकसान ना हो और ये जानवर किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर हमला ना करे, और वो अपनी तरफ से सुरक्षा करने की कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस तरह के हमले ना हो इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर अटकलें अब थमने जा रही हैं। भाजपा विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर मूड में नहीं है। उन्होंने बताया कि आधे मंत्रियों के साथ भी सरकार अच्छा काम कर रही है और नए मंत्रियों को भी आवश्यकता नहीं है। चमोली ने ये भी कहा कि पिछले कार्यकाल में भी इतने ही मंत्रियों ने सरकार बनाई थी और भाजपा ने फिर से सत्ता में वापसी की। कांग्रेस को भाजपा के अंदरूनी मामलों में ध्यान नहीं देना चाहिए। विधायक नहीं, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, और इसका प्रमाण है कि आज सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री तो कांग्रेस के। भाजपा पे इतनी योग्य सरकार है कि लगभग आधा मंत्रिमंडल हमारे पास है, उसके बाद भी हम बेहतर सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा के विधायकों की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। ये हमारी योग्यता ही है कि हम आधा मंत्रिमंडल में भी बेहतर सरकार दे पा रहे हैं, बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। तो हमारी योग्यता पर उनको संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या ये मानने कि ये 5 मंत्रियों के साथ ही भाजपा आगे 27 में ही जाएगी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला? अगर चले तो क्या दिक्कत है? सरकार 4 साल चली है, बहुत बेहतर सरकार चली है। पिछली बार भी बहुत लंबे समय तक हमारे तमाम मंत्रालय खाली थे, उसके बावजूद हमने बेहतर सरकार चलाई, दोबारा सरकार लाए। आज भी अगर मान लीजिए कुछ मंत्रालय खाली है लेकिन सरकार बेहतर चल रही है, उसमें दिक्कत किसको है भाई? तो हमारे इंटरनल विषय है कि हम सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं नहीं करते। कांग्रेस को क्या लेना इस बात से? कांग्रेस तो अपनी पार्टी को देखे, अपने संगठन को देखे, अपने को बेहतर करने का प्रयास करे, भाजपा में झांकने की कोशिश न करे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यम, ग्रामीण विकास एवं सैनिक कल्याण विभाग के कार्य प्रगति में विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से
पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्वरोजगार अधिक उपेक्षा देने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि और उद्योग विभागों के कीवी सेवी से फ्लाई कल्चर जैसे फसलों को बढ़ावा देने की बात की। पीएमजीएसवाई अधिकारियों ने सड़क सुधार का कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मैंने ग्राम विकास, कृषि, उद्यान व सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में सभी वाहनों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय मुझे कृषि और उद्यान ही दिखाई देता है। और जब तक इन योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक नहीं पहुँचेगा जिनके लिए योजनाएं बनानी हैं, तो ये सब बेकार है। इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि इन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा ग्राम प्रधान कर सकते हैं। भविष्य में एक वर्कशॉप ग्राम प्रधानों की होनी चाहिए जिसमें इन सारी योजनाएं की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाए, जिससे कि उसका लाभ हमारे इन लाभार्थियों तक पहुँचे। तो मुझे आश्वस्त किया। पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पहचान के साथ देहरादून में एक क्लब में काम कर रहा था। उसने अपनी पहचान नमन हसन के रूप में हुई, जो बांग्लादेश का नागरिक है और अवैध रूप से पूर्चित दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ देहरादून में नेहरू कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और उन्हें जल्दी ही न्यायालय भेजा जाएगा। इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छद्म भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर ये ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें, जो और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसी के तहत जो है ये सूचना हमारा जो लगातार इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोग को चिन्हित कर रहे थे, तो इसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो है उसने एक शादी भी करी हुई है। देहरादून में नगर निगम द्वारा शहर के कई ऐतिहासिक पार्कों में और सार्वजनिक स्थलों पर बेहद और सुंदर बनाने का काम जारी है। इससे गांधी पार्क को सौंदर्यीकरण प्रमुख और नगर आयुक्त आयम बशल पर बताया जा रहा है। पार्क को आकर्षित बनाने की आइनिंग, हरियाली और बेंच जैसे कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा नागरिकों द्वारा दिए गए सुझाव को भी अपेक्षित किया जा रहा है ताकि पार्क को और भी व्यवस्थित और सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, और उसका निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें अधिकतर प्रयास यही किया जा रहा है कि अधिक से अधिक ग्रीनरी पर और हरित उस कैंपस को और अधिक हरित बनाया जा सके, और साथ ही साथ जो हमें कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं उन पर भी गंभीरता से कार्य करते हुए अच्छा गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट का कंप्लीशन की ओर नगर निगम प्रयास कर रहा है। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सील लगा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहन राज्य में सीमा पर प्रवेश करते समय एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन
एस देना होगा। ये वसूली पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगी और वाहन में फास्ट एज से पैसे स्वयं कट जाएंगे। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे लगाए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था का पारदर्शी बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी को करार दिया है। ये कंपनी उत्तराखंड के सीमाओं पर लगे 16 ANPR कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर शेष वसूल करेगी। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाएगा। देहरादून में सर्दियों में बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। सर्दी, फ्लू, पेराइटिस और निमोनिया जैसे स्वयं संबंधित बीमारियां सामान्य हो जाती हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं। जैसे वायरल फैलाना और जुकाम बढ़ जाता है। डॉक्टर के अनुसार अब और व्यक्ति खांसता या छींकता है और बैक्टीरिया हवा में फैल सकती है और लक्षण का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इसके अलावा सर्दी में जोड़ों में दर्द, त्वचा का रूखापन और टॉन्सिल जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। डॉक्टर का कहना है कि ठंड के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जिससे हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जब मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है प्रिकॉशन लेने का। क्योंकि ये टाइम होता है फ्लावरिंग का भी होता है, फूल लगते हैं जिनकी वजह से पोलन निकलते हैं जो कि एक मेजर सोर्स होता है एलर्जी का। और खासकर से देहरादून में जो एक वैली फॉर्म में है तो यहाँ डस्ट पार्टिकल और पोलन पार्टिकल्स सेडिमेंट होके नीचे इकट्ठा होते हैं, तो एलर्जी की रिएक्शन दून वैली में बहुत कॉमन है। तो इस सीजन में खासकर से बुजुर्ग लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक सलाह है कि ठंड से बचाव करें, अपना एकदम से एक्सपोज ना करें, प्रॉपर गर्म कपड़े पहने तथा जहाँ पे उन्हें एलर्जी का शक होता है, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वो अपना चेहरा या मुंह ढकें, धूल से बचें। और अगर फिर भी कोई बुखार वगैरह की शिकायत होती है तो कृपया करके अस्पताल में आके दिखाएं। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी को उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई को नतीजा बताया है। पार्टी मुख्यालय पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली शब्दावली को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चमोली ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे क्रेडिट कारतूस करते हैं। कोई कारतूस को खोखा का काम करने वाला दावा करता है तो कोई कार्यकर्ताओं को जहर निकालने और राजनीति में ब्लैकमेल करने से बचाने की बात करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के कारण 2027 का चुनाव लड़ना और जनता का विश्वास जीतना उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिला के वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरीश सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि समय से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी कि कांग्रेस स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगी, चुनाव तो कहाँ लड़ पाएगी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़।